इस वीडियो में हम देखेंगे देश की जनता को सभ्य बनाने के लिए या राष्ट्र को शिक्षित अगर करना है तो हमें किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भाषाविद कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं। तो भाषाविद है वो क्या अपनी बात कहते हैं। एक भाषाविद क्या होता है, पहले अगर भाषा की बात करें, भाषाविद की बात करें तो भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं का जानकार होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कई भाषाओं का एक विद्यार्थी जो कई भाषाओं का जानकार होता है उसे हम कहते हैं भाषाविद। अब जैसे हमने देखा कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव हैं पड़े थे। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े थे। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय करना और आय पर नियंत्रण को नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है, उनके रीति रिवाजों और उनकी जो मूल्य मान्यताएं हैं उनको बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव हैं अंग्रेज लाए थे, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उन्होंने उठाए हैं। यानी वो क्या करते थे, अंग्रेज यहाँ पर भारतीय जनता को अपनी सोच के मुताबिक यहाँ पर बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी सोच के मुताबिक भारतीय जनता को बदलने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं, कौन कौन से उन्होंने कदम उठाए हैं। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशकों तक यहाँ पर बहस चली है और उसी के आधार पर हम देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेज है वो शिक्षा को किस तरीके से देखते थे। यहाँ पर विलियम जोन्स है, फारसी भाषा सीख रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। तो अंग्रेज है वो शिक्षा को किस एंगल से देखते थे। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की क्या सोच रही है और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरीके से विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरीके से विकसित हुए हैं, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। हम बात करें प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद की परंपरा क्या है। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता में आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में विलियम जोन्स को जूनियर जज के पद पर यहाँ पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी है जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी वो सीख चुके थे। अगर कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वान के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यहाँ पर अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। हेनरी टॉमस कोलब्रुक की अगर बात करें, वह संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के वो विद्वान थे। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी यहाँ पर दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और यहाँ पर नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीख करके संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे और इन लोगों के साथ मिलकर के जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का यहाँ पर गठन किया है और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया वो रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानून ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों और कानून को इन्हीं रचनाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है।
इस तरह क्या किया था, जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में वो जुट गए थे। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद करेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। और इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका यहाँ पर निभा रहे थे। अगर मदरसा की बात करें, मदरसा क्या होता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में हम मदरसा कहते हैं, और यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी गान की बजाय भारतीय गान को ही यहाँ पर प्रोत्साहन देना चाहिए। वे यहाँ पर चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने, संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। और इन अधिकारियों का यहाँ पर यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज है देशी जनता का वो दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक है अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में यहाँ पर एक मदरसा खोला गया। फिर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक है, वो बताया गया है रिचर्ड वेस्टमाल के 1830 में कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से अगर हम बात करें, इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यविद किस तरीके से सोचते थे। प्राच्यवादी क्या है? प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहरा ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं उनको हम प्राच्यविद कहते हैं। फिर है मुंशी, एक शब्द है। मुंशी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है, उसे हम मुंशी कहते हैं। एक होता है शब्द वर्नाकुलर। वर्नाकुलर जो शब्द है आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज क्या कर रहे थे? रोजमर्रा इस्तेमाल को स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच में फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का वो इस्तेमाल यहाँ पर करते थे। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यविदों के भारी समर्थक थे यहाँ पर, और इसके एक तरफ पंडित हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर मुंशी बैठा हुआ है। हेस्टिंग्स व अन्य प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने शुरुआत की और हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ की प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। 1971 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की यहाँ पर शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर हैं इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यविदों के कटु आलोचक भी यहाँ पर माने जाते हैं। पूर्व की जघन्य गलतियों की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर है शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान है त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यविदों पर हमला करने वाले जो भी लोग थे, प्राच्यविदों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल है वो बहुत प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यविदों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेविंगटन और मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख थे। प्रभावशाली वो विचारक भी थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा जैसे कि इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष यहाँ पर नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल
एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यविद ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उसका अध्ययन कक्ष यहाँ पर दिखाया गया है। ये मैकाले बताते थे कि भारतीय लोग हैं वो असभ्य हैं और उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यविद ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियां, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का एक रास्ता है। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया और यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यविद संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए, और इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे थे। अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें यहाँ पे छपने लगी थी। ज्ञानियों की भाषा की अगर हम बात करें, ज्ञानियों की भाषा कौन सी भाषा है जो ज्ञानियों की भाषा मानी जाती है? अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यहाँ पर यह कहा है कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारी होती है, न ही उनमें वैज्ञानिक जानकारी होती है। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति को उसमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैकाले के मिनट्स के आधार पर हम देखें 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया और ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। और व्यवसाय के लिए शिक्षा की अगर बात करें, व्यवसाय के लिए शिक्षा किस तरीके से प्रमोट होती है, किस तरीके से व्यवसाय के लिए शिक्षा को उपयोग किया गया है। तो 1854 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यविद ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक यहाँ पर लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग हैं यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना यहाँ पर शुरू कर देंगे। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क हम देख सकते हैं। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क क्या है? 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों को निर्णायक विजय का संकेत था और इसमें कहा गया था कि हमें जोर दे करके यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का जो लक्ष्य है यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बने रहेंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था, न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता ये पैदा कर सकता था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए हैं। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के यहाँ पर प्रयास किए गए। उसके बाद में हम बात करें 19वीं सदी में, ये मुंबई विश्वविद्यालय है जो यहाँ पर बताया गया है। मुंबई विश्वविद्यालय 19वीं सदी का ये चित्र हम देख सकते हैं।
नैतिक शिक्षा की अगर मांग की बात करें, नैतिक शिक्षा की मांग यहाँ पर बढ़ती है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच में असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगे थे और ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरामपुर में अपना एक मिशन खोला और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। और वर्ष 1800 में एक छापाखाना यहाँ पर लगाया गया और 1818 में एक यहाँ पर कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी और सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य, मान्यताएं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। तो यहाँ पर सोरामपुर मिशन की जो स्थापना में मदद करते हैं, यहाँ पर स्कॉटलैंड में ईसाई प्रचारक है विलियम कैरे, जिसने सोरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। और यहाँ पर कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर यहाँ पर सोरामपुर कॉलेज है, ये बनाया गया है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद में स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, जो स्थानीय लेवल पर जो पाठशालाएं थी उनका क्या हुआ, उनकी अगर हम बात करें तो क्या आपको यह अंदाजा है कि अंग्रेजों ने पहले यहाँ के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था, यानी अंग्रेज आए थे उससे पहले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का यहाँ पर दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बड़ी दिलचस्प है। एक ग्रामीण पाठशाला की चित्र हम देख सकते हैं। इसमें एक फ्रांसवा साल्विन नामक एक डच पेंटर ने बनाया गया है चित्र, और ये 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। तो फ्रांसवा जो है 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के क्या है दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बड़ी दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी और वे बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं आते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा थी और पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय के द्वारा चलाई जा रही थी। इन पाठशालाओं में स्वयं गुरु के द्वारा ही इनको आरंभ किया जाता था। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय पाठशाला में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत जो है वो अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं हैं बरगद की छाँव में चलती थी, कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग तरीके से बात करता था। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे हैं प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा से शुरू हो जाती थी, ताकि इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते थे। अगर हम बात करें नई दिनचर्या और नए नियम की अगर बात करें, जैसे 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं।
कंपनी ने एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना यहाँ पर शुरू किया। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इसमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा यहाँ पर सौंपा था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय-समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थी की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थी से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें, अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। और जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने यहाँ पर क्या है, कमजोर पड़ गए थे। अगर हम अरविंदो घोष की बात करें, अरविंदो घोष कौन था? तो अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा है कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। शिक्षा को जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया, यद्यपि छात्रों को अपनी मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? अतिरिक्त छात्रों को कोई भी हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर क्या है, यथासंभव रोजगार पा सके। इन नए नियम और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी खर्चीली होती थी। अब यहाँ पर जैसे ही ये व्यवस्था शुरू हो गई, शालाओं का समय सारणी है वो काफ़ी लचीली होती थी पहले। अब क्या है, लचीली नहीं है। नई व्यवस्था अनुशासन की मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घर के बच्चे हैं वो खेतों में काम करना जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची में क्या क्या दिया गया था? केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर ध्यान देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें, शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, और इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में हम आगे देखेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में से एक थे जो पश्चिमी शिक्षा से के विरुद्ध थे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुई, तो अंग्रेजी शिक्षा है हमें गुलाम बनाने की तरफ ले गई। तो गुलाम बनाने की तरफ किस तरीके से ले गई उसके बारे में हम बात करें, तो महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर के यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव है नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी ने एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी का जो दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी गई शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देगी। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की टोली के साथ में बैठे हैं, जो 1940 का ये मानचित्र दिखाया गया है, ये सिर्फ चित्र दिखाया गया है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा है मौखिक ज्ञान की बजाय
केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उन्होंने उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। इसके लिए तो लोगों के हाथ से काम करना पड़ता है, लोगों को यहाँ पर हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता है, दोनों विकसित होते हैं। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा है? महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क, भावना के शेष तत्वों के सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत है। यह केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। शांति निकेतन कक्षा चल रही है जो कि 1930 का दशक है। आसपास का माहौल हम देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ और खुली हवा है। ये टैगोर का ये शांति निकेतन है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने जैसे शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर शांति निकेतन की जो स्थापना है 1901 में करते हैं। और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाह कभी नहीं कर पाते। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते हैं तो टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूली जीवन के अनुभवों में लोगों के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया है। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ पर क्या है, जहाँ पर बच्चे हैं वो खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशीलता सीख सकें, जहाँ वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर तक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी यानी शांति निकेतन दिखाई देती थी और यहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में कमोबेश एक ही राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, भारतीय परंपरा के शेष तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संस्कृति, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया है। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिल सके। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा की जो शिक्षा है वो दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या है? यह राष्ट्रीय शिक्षा की वह स्वतंत्रता के बाद ही जारी हुई है। कोयम्बटूर में एक प्रचारक स्कूल के में खेल रहे बच्चे यहाँ पर 20वीं सदी के प्रारंभ में बता रखे हैं। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादक संगठन लड़कियों के लिए यहाँ पर अलग से स्कूल है खोले जाते हैं। सभ्य करने के लिए भारत के अलावा शिक्षा कहाँ चल रही थी? 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों के द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान किया गया। टॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे।
वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तरण के अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने लिखा था कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया गया है, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले और हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आर्नोल्ड का कहना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों का मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से अवसर होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित करने के लिए या विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें उसी मार्ग में आगे ले जाना है। तो हम यहाँ पर इस तरह के विचारों से इंग्लैंड में गरीबों और उपनिवेशों में देशी जनता की शिक्षा संबंधी सोच की किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित किया है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं।